हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे से होंगे। सो बच्चा तैयारी अच्छे से चल रही है, बिल्कुल ज़ोरों शोरों से। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये हमारे पास में आइसोमेरिज्म का पार्ट 5 है, जो हमने टोटल आइसोमेरिज्म स्टार्ट करी थी। और इस ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का एक पार्ट मैं पहले बना चुकी हूँ, ये सेकेंड पार्ट है। तो थोड़ा सा एडवांस है, थोड़ा सा हाई लेवल पे है। तो आप जब भी कभी आप ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म 2 देखेंगे तो प्लीज़ पहले ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म 1 को देख के आइएगा, अदरवाइज़ ये पार्ट आपको समझ नहीं आएगा। तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का फर्स्ट पार्ट होने के बाद में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का पार्ट सेकंड है, ठीक है। तो अब हमारे पास में सबसे पहले आता है जो हमने लास्ट टाइम किया था कि सबसे पहली बात, ऑप्टिकल आइसोमर्स आपके पास में होते क्या, आपके कौन से कंपाउंड ऐसे होते हैं जो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करते हैं। एक बार रिकॉल कर लेते हैं। सबसे जो कंपाउंड प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को रोटेट कराते हैं, अगर वो क्लॉकवाइज रोटेट कराते हैं तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराते हैं तो उसे हम लीवो रोटेटरी कहते हैं। तो ये ऑप्टिकल एक्टिविटी होती है। अब हमने कहा था कि कायरलिटी, अगर कंपाउंड के अंदर कायरलिटी है, कायरलिटी से मतलब क्या है, कंपाउंड डिससिमेट्रिक है। डिससिमेट्रिक से मतलब ऐसे तो आप 11th-12th के बच्चे हैं तो आपको एसिमेट्रिक कहा जाएगा कि कंपाउंड में कोई सिमेट्री नहीं है। बट अगर आप थोड़े हाई लेवल पे जा रहे हैं या एडवांस की तैयारी कर रहे हैं या CUET और ग्रेजुएशन के बच्चे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि डिससिमेट्रिक होना चाहिए, यानी कि कंपाउंड में कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री और अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री, सिग्मा, आई और SN नहीं होना चाहिए। अगर कंपाउंड में रोटेशन एक्सिस ऑफ सिमेट्री है या C2 एक्सिस है तो या अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री है तो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है। तो इस तरीके से हमने ऑप्टिकल एक्टिविटी की बात करी थी। अब बात करते हैं कि अगर हमारे पास में ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है तो उसके कितने आइसोमर्स बनते हैं। तो नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स सबसे पहले आता है जब आपके पास में जो टर्मिनल ग्रुप है, अगर वो, ये आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा तो मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर देती हूँ। अगर आपका जो टर्मिनल ग्रुप है, टर्मिनल ग्रुप आर डिफरेंट। अभी टर्मिनल ग्रुप क्या होता है उसकी अभी हम बात करेंगे। अगर आपके पास में टर्मिनल ग्रुप डिफरेंट है तो आपके पास में नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर 2 to the power n आएंगे। बट अगर आपके टर्मिनल ग्रुप सेम है तो यहां पे आप लिखेंगे सेम टर्मिनल ग्रुप। अगर आपके सेम टर्मिनल ग्रुप हैं और उसमें भी फिर आपके पास में जो कायरल सेंटर है, जो n की वैल्यू है जिसपे चारों ग्रुप डिफरेंट है, अगर आपका n इवन है, n का जो नंबर है वो इवन है तो वहां पे हमारे पास में नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर आएंगे 2 to the power n-1। ये OA फॉर ऑप्टिकली एक्टिव हैं, ये आपके ऑप्टिकली एक्टिव को मैंने लिखा है OA। और अगर आपके ऑप्टिकली इनएक्टिव निकालने हैं तो उसे हम OIA लिखेंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव, OIA इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव। यानी कि अगर आपके पास में जो कंपाउंड है उसमें n जो नंबर है, नंबर ऑफ कायरल सेंटर जो है वो इवन है, तो आप जो ऑप्टिकली एक्टिव निकालोगे वो 2 to the power n-1 करके निकालोगे और ऑप्टिकली इनएक्टिव निकालोगे 2 to the power n/2-1 करके। और अगर आपके पास में n ऑड है, यानी कि आपके पास में 3 कायरल सेंटर हैं, 5 कायरल सेंटर हैं, तो उस केस में आप निकालोगे। और जबकि टर्मिनल जो ग्रुप हैं वो सेम है, यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं वो सेम टर्मिनल ग्रुप की बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं वो टर्मिनल ग्रुप डिफरेंट की बात कर रहे हैं। तो इस केस में आपके पास में जो नंबर ऑफ n अगर ऑड है तो यहाँ पे हमारे पास में n आएगा, अगर आपके पास में ऑड है तो 2 to the power n-1 माइनस 2 to the power n-1/2 ये आपके पास में ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, और 2 to the power n-1/2 ये आपके पास में ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। तो इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। अब एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल सबसे पहले हमें लैक्टिक एसिड दे रखा है। लैक्टिक एसिड आपके पास में है CH3CHOH COOH, ये आपके पास में लैक्टिक एसिड है। और ये जो सेंटर कार्बन है जिसके पास चारों ग्रुप डिफरेंट है, ये आपका कायरल सेंटर है। तो इसमें आपके पास में केवल एक कायरल सेंटर है, एक कायरल सेंटर है और आपके पास में टर्मिनल ग्रुप डिफरेंट है। यहाँ पे तो अगर देखो अब हमने क्या किया था कि टर्मिनल ग्रुप आर डिफरेंट, यहाँ पे तो सिंपल एक ही कायरल सेंटर है, तो आपके पास में जो ऑप्टिकल आइसोमर आएंगे वो 2 to the power 1 यानी कि 2 आएंगे, क्योंकि यहाँ पे आपके पास में n की वैल्यू 1 हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई दूसरा कंपाउंड ले लेती हूँ, मेरे को दे रखा है CH3CHOH, ये आगे दिया भी हुआ है। अब हमें अगला कंपाउंड दिया है, ये हमें दिया है, अच्छा दो ऑप्टिकल आइसोमर कैसे होंगे, एनेंशियोमर जो बनेंगे, जो उसकी मिरर इमेजेस बनेंगी, यहाँ पे ये इसके 2 आइसोमर्स होंगे, ये इसके
एनेंशियोमर जो बनेंगे वो आपके ऑप्टिकली एक्टिव या ऑप्टिकल आइसोमर होंगे। अब आपके पास में अगला क्वेश्चन दिया है ब्यूटेनोइक एसिड, ये है ब्यूटेनोइक एसिड और ब्यूटेनोइक एसिड पे 2 और 3 पोजीशन पे आपको हाइड्रोक्सी ग्रुप दे रखा है OH। अब कायरल सेंटर देखते हैं, सबसे पहले इसमें कितने कायरल सेंटर हैं, तो ये वाला जो कार्बन है इसके पास में चारों ग्रुप अलग अलग हैं, ये आपका कायरल सेंटर है, इसके पास में चारों ग्रुप अलग अलग हैं, ये आपका कायरल सेंटर है, और जो टर्मिनल ग्रुप है वो डिफरेंट है। देखो यहाँ पे अगर आप टर्मिनल ग्रुप की बात करते हो तो जो एंड में जो ग्रुप आ रहे हैं, यहाँ पे जो एंड में ग्रुप आ रहा है ये COOH है, और जो एंड में ग्रुप आ रहा है यहाँ पे ये CH3 आ रहा है। अगर मैं इसका फिशर प्रोजेक्शन बनाऊं तो उसके अकॉर्डिंग जो फर्स्ट वाला और जो लास्ट वाला कार्बन है वो अलग अलग है, उसे हम टर्मिनल ग्रुप डिफरेंट की बात करते हैं। तो अगर आपके पास में टर्मिनल ग्रुप डिफरेंट है तो आप फॉर्मूला कैसे लगाओगे, 2 to the power n, और n यहाँ पे आपके पास में 2 है तो 2 to the power 2 तो आपके पास में 4 आइसोमर्स बनेंगे, 4 ऑप्टिकल आइसोमर्स बनेंगे। आप इसका फिशर प्रोजेक्शन बना के देख लो तो 4 आइसोमर्स आपके कैसे कैसे बनेंगे, ये देखो COOH और CH3, COOH और CH3, COOH, CH3, COOH और CH3, ये तो चारों में सेम है। अब आपके पास में डिफरेंस कहाँ पे आएगा, ये एक आपके पास में ऑप्टिकली आइसोमर्स दोनों OH एक तरफ, ये इसकी मिरर इमेज हो गई, ये दोनों एनेंशियोमर हो गए, या फिर आप ऐसे कर सकते हो OH H H OH, ये इसकी मिरर इमेज हो गई H H OH। तो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड फोर्थ, अगर मैं इसको नंबरिंग दे दूं इस तरीके से फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ, तो इसमें आपके पास में जो फर्स्ट और सेकेंड है वो एक दूसरे के एनेंशियोमर हैं, फर्स्ट और सेकेंड एनेंशियोमर हैं, सेकेंड और थर्ड और फोर्थ भी एक दूसरे के एनेंशियोमर हैं। बट अगर आप इसके अलावा फर्स्ट और थर्ड को देखोगे, फर्स्ट और थर्ड, सेकेंड और थर्ड, फर्स्ट और फोर्थ और सेकेंड और फोर्थ, ये एक दूसरे के डायस्ट्रियोमर हैं, ये आपके डायस्ट्रियो आइसोमर्स हैं, डायस्ट्रियोमर्स हैं। तो यानी कि जब आपके पास में टर्मिनल ग्रुप अलग है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे 2 to the power n, और ये आपके पास में 4 आइसोमर्स आ गए। अब अगला हमारे पास में आता है टार्ट्रिक एसिड। टार्ट्रिक एसिड की अगर आप बात करते हैं तो टार्ट्रिक एसिड हमारे पास में है ये COOH, COOH, ये OH और ये OH। अब ये भी आपका कायरल सेंटर है और ये भी कायरल सेंटर है, यानी कि इस कंपाउंड में कायरल सेंटर है। अब हमें ये देखना है कि हमारे कितने ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होंगे, ऑप्टिकल आइसोमर कितने होंगे जो कि ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। यानी कि ये एग्जांपल आपके पास में मीजो कंपाउंड कहा जाता है। तो वो कंपाउंड जिनके अंदर कायरल सेंटर है पर कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है, उस कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री की वजह से वो कंपाउंड मीजो कंपाउंड हो जाता है। तो ये कंडीशन कब आएगी, जब आपके पास में टर्मिनल ग्रुप डिफरेंट है। अब टर्मिनल ग्रुप सेम है, अगर आपके पास में टर्मिनल ग्रुप सेम है तो आप फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, अभी हमने देखा था यहाँ पे जहाँ पे मैंने लिखा था कि आपके पास में टर्मिनल ग्रुप सेम है और n का नंबर इवन है, तो वहाँ पे आपके पास में 2 कायरल सेंटर थे, जो कि यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो आपके पास में आएगा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड और ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। तो यहाँ पे हमारे पास में आएगा ऑप्टिकली एक्टिव, अगर आप निकालेंगे तो 2 to the power n-1 निकालेंगे। अब आपके पास में यहाँ पे जो n है वो 2 है, तो आप अगर 2 to the power 2-1 करेंगे तो 2 की पावर 1, यानी कि आपके पास में 2 ऑप्टिकल आइसोमर्स आ जाएंगे, 2 ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर आ जाएंगे। अब आपको इसका ऑप्टिकली इनएक्टिव आइसोमर निकालना है या नंबर ऑफ ऑप्टिकली इनएक्टिव आइसोमर निकालना है, तो आप क्या करेंगे 2 की पावर n/2-1, तो ये आपके पास में आएगा 2 की पावर 1-1, 2 की पावर 0 और 2 की पावर 0, यानी कि एक जो फॉर्म होगी वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगी और यही आपके पास में मीजो फॉर्म होगी, ये मीजो फॉर्म होगी और ये दोनों एनेंशियोमर होंगे। ठीक है, अब बना लेते हैं इसका स्ट्रक्चर। 3 फॉर्म बनानी है आपको, ये हर फॉर्म में COOH है कॉर्नर पे, ये और ये। अब यहाँ पे क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है तो आपको OH आपका एक H इधर, एक H इधर, एक OH इधर, एक H इधर। अब इस कंपाउंड में ऑप्टिकली कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा, और ये आप अगर इसकी मिरर इमेज ले लोगे
तो ये दोनों फॉर्म जो हैं ये ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म है, ये दोनों जो फॉर्म हैं ये ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म है और ये दोनों एक दूसरे के एनेंशियोमर हैं, मिरर इमेज हैं, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है। पर अगर मैं ये वाला कंपाउंड का स्ट्रक्चर ले लूँ OH H OH H, ये कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई, दो हाफ में डिवाइड हो रहा है, हाफ में डिवाइड हो रहा है तो एनेंशियोमर का मतलब ही नहीं है, एनेंशियोमर नहीं होंगे, दोनों कंपाउंड सेम ही है। तो ये कंपाउंड आपके पास में आ जाता है मीजो कंपाउंड, क्योंकि कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो इसकी केवल एक फॉर्म होगी और ये आपकी मीजो फॉर्म होगी। तो इस तरीके से आप कंपाउंड में नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स निकाल सकते हैं। तो एक तो अब पहला फॉर्मूला आपके पास में आया, अगर कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, टर्मिनल ग्रुप डिफरेंट है तो आप 2 to the power n लगाएंगे। अगर आपका टर्मिनल ग्रुप सेम है और उसमें भी टर्मिनल ग्रुप सेम में अगर आपके पास में कायरल सेंटर के इवन नंबर हैं तो आप ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म निकालेंगे 2 to the power n-1 और 2 to the ऑप्टिकली इनएक्टिव फॉर्म निकालेंगे 2 to the power n/2 -1 करके। तो यहाँ पे आपके पास में ये ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म आ गई और ये आपके पास में ऑप्टिकली इनएक्टिव फॉर्म आ गई और ये जो ऑप्टिकली इनएक्टिव फॉर्म होगी यही आपकी मीजो फॉर्म होगी। अब जो थर्ड फॉर्मूला हमारे पास में आता है, जब आपके पास में n के नंबर ऑड हैं, n ऑड हैं, यानी कि अब आपके पास में कायरल सेंटर दे रखे हैं। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, हमें एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे 2 3 4 ट्राई पेंटेन डाइओइक एसिड, यानी कि हमें दे रखा है पेंटेन डाइओइक एसिड ये, और ये तीनों जगह OH ग्रुप, ये देखिए ये 3 OH ग्रुप है। तो आपके पास में 3 कायरल सेंटर आ गए। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपके पास में ये भी कायरल सेंटर है, ये भी कायरल सेंटर है, ये भी कायरल सेंटर है, यानी कि अब आपके पास में टर्मिनल ग्रुप सेम है पर n की वैल्यू जो है वो ऑड है, यानी कि n यहाँ पे आपके पास में 3 है। तो अब जो हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया था, सबसे पहला फॉर्मूला था हमारे पास में व्हेन n इज ऑड, तो ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म कैसे निकालोगे 2 to the power n-1 2 to the power n-1/2 करके, यानी कि अब यहाँ पे आप चलोगे तो आपके पास में आएगा, यहाँ पे आपके पास में ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म अगर आपको निकालनी है तो 2 to the power n-1 यानी कि 3 - 2 -2 to the power 3n-1 1 और 2 to the power n-1 यानी कि आप यहाँ पे लिख लोगे 3 - 1/2 तो ये आपके पास में आ गया 2 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 2/2 यानी कि 2 की पावर 1, तो ये आपके पास में आ गया 2 की पावर 4 -2, तो 2 ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म आपके पास में हो जाएंगे 2 जो है वो आपके पास में ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म है। अब आपको निकालनी है ऑप्टिकली इनएक्टिव फॉर्म, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव फॉर्म के लिए आपके पास में जो फॉर्मूला है वो आपके पास में है 2 to the power n-1/2, यानी कि जो दूसरी वैल्यू थी वो 2 to the power -1 वैल्यू थी। तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं कि यानी कि जो टोटल फॉर्म आपके पास में निकलेगी, यहाँ पे जो है ये टोटल फॉर्म है, इस टोटल फॉर्म में से ऑप्टिकली इनएक्टिव फॉर्म आप माइनस कर दोगे तो ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म आ जाएगी। तो ये आपके पास में आ गई ऑप्टिकली इनएक्टिव फॉर्म 2 to the power, यहाँ पे गलत कर दिया मैंने, ये आपका होना चाहिए था 3, तो ये आपके पास में आएगा 3 - 1/2 2/2 1, तो ये आपके पास में आ गया 3 - 1/2, तो ये आ गया 2 की पावर 1 यानी कि 2, यानी कि 2 फॉर्म आपकी ऑप्टिकली इनएक्टिव फॉर्म होंगी जो कि आपके पास में मीजो फॉर्म बन जाएंगी। अब देखते हैं जरा कंपाउंड का स्ट्रक्चर, ये 3, तो टोटल फॉर्म कितनी आ रही है, टोटल 4 आ रही हैं, ये आपके पास में 4 फॉर्म है और चारों में ही COOH कॉर्नर पे है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कार्बोक्सिलिक एसिड। अब आपके पास में सबसे पहले ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म निकालनी है। ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म यानी कि कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी तो आप ये वाला OH ग्रुप और ये वाला OH ग्रुप अपोजिट साइड पे लिख दो। अब यहाँ पे OH आप कैसे भी बना दो, यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगी, तो इस कंपाउंड की जो मिरर इमेज आपके पास में आएगी वो आएगी H, यहाँ पे आया OH H और यहाँ पे आपके पास में आ गया HOH, यानी कि ये वाली जो दोनों फॉर्म हैं, जो फर्स्ट और सेकंड है, यहाँ पे आप फर्स्ट और सेकंड, ये आपकी फर्स्ट और सेकंड, ये दोनों एनेंशियोमर हैं, ये आपके
एनेंशियोमर हैं और ये ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म है। और ऑप्टिकली इनएक्टिव फॉर्म यानी कि प्लेन ऑफ सिमेट्री होनी चाहिए। तो अब आपको क्या करना है, आप दोनों OH ग्रुप एक ही साइड पे लगाओ, ये OH ग्रुप, ये OH ग्रुप, H H, यहाँ पे भी आप ऐसे ही कर दो, ये OH ग्रुप, ये OH, ये OH, ये OH। तो आप तो कहोगे दोनों सेम हो गए, पर सेंटर वाले OH ग्रुप की पोजीशन चेंज कर दो। यानी कि हुआ क्या, यहाँ पे एक में आप OH इधर कर दो और दूसरा जो कंपाउंड है उसमें OH इधर कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि कंपाउंड में आपके पास में प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही है। प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। यानी कि ये वाली जो दोनों फॉर्म है, ये दोनों फॉर्म ही मीजो फॉर्म है जो कि ऑप्टिकली इनएक्टिव फॉर्म है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं 2 to the power n-1 करके आप टोटल नंबर ऑफ फॉर्म निकालो, उसमें से 2 to the power n-1/2 करके ऑप्टिकली इनएक्टिव फॉर्म निकालो। दोनों को अगर आप माइनस कर दोगे तो ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, 2 to the power n आ गया। अगर आपके पास में टर्मिनल ग्रुप अलग अलग हैं, इसके बाद में टर्मिनल ग्रुप सेम है, दो चीजें हैं, एक ऑड और एक इवन। अगर इवन नंबर है तो आप करोगे 2 to the power n-1 ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म और 2 to the power n/2 - 1 इज द ऑप्टिकली इनएक्टिव फॉर्म। अगर आपके पास में ऑड नंबर आता है तो आपके पास में 2 to the power n-1 - 2 to the power n-1/2 दिस इज द ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म। या फिर आप टोटल फॉर्म लिख लो, 2 to the power n-1 इज द टोटल फॉर्म। टोटल फॉर्म में से ऑप्टिकली इनएक्टिव फॉर्म निकालोगे, n-1/2 करके निकालोगे और इन दोनों को माइनस कर दोगे तो आपके पास में ऑप्टिकली इनएक्टिव फॉर्म आ जाएगी। तो आपको पता है जेई एडवांस में, जेई मेंस में इस तरीके के क्वेश्चन मेंस में ही आ रहे हैं। तो मेंस में कई बार ये क्वेश्चन, अभी लेटेस्ट में क्वेश्चन कई बार आए हुए हैं, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट। अब नीट में भी काफ़ी बार, शुरू में नहीं थे पर अब नीट में भी काफ़ी इस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। अब ये वाला जो टॉपिक है ये थोड़ा जो बहुत ही एडवांस लेवल पे स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, बहुत एडवांस यानी कि जो जेई एडवांस के लिए केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं उनके लिए है। तो हमारे पास में एक टर्म आती है जिसे हम कायरल सेंटर कहते हैं और वहीं पे हमारे पास में एक टर्म आती है स्टीरियो सेंटर या स्टीरियोजेनिक सेंटर। तो एक्चुअल में ये अलग अलग टर्म हैं, ये अलग अलग टर्म है। कायरल सेंटर और स्टीरियो सेंटर दो अलग चीज़ें हैं, जबकि स्टीरियोजेनिक सेंटर ये आपके दोनों सेम है। स्टीरियो सेंटर और स्टीरियोजेनिक सेंटर दोनों सेम है। कायरल सेंटर अब यूज़ नहीं करते हैं, लेटेस्ट में कायरोटॉपिक होता है, कायरोटॉपिसिटी होता है, बट आपकी बुक्स में ये दिया हुआ है तो हम उसको लेके चल रहे हैं। तो कायरल सेंटर की अगर हम बात करें तो कायरल सेंटर वो कार्बन होगा जिसके चारों ग्रुप अलग अलग होंगे। अच्छा, एक सेंटर की बात नहीं होती है, कंपाउंड ओवरऑल कायरल होता है। अगर आपका कंपाउंड कायरल है तो वो ओवरऑल कंपाउंड कायरल होगा, उसका एक पॉइंट कायरल नहीं होता, वो पूरा का पूरा कंपाउंड कायरल होता है। तो इसलिए अब हम कायरल सेंटर वर्ड यूज नहीं करते हैं, हम इसे कायरल टॉपिसिटी कहते हैं, कायरोटॉपिसिटी कहते हैं। अब ये वाला जो कार्बन है, ये कार्बन के पास में चारों ग्रुप अलग अलग हैं, तो ये वाला कंपाउंड आपके पास में कायरल कार्बन होगा, यानी कि ये कंपाउंड आपको कायरलिटी शो करेगा, तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ये आपका कायरल कंपाउंड है। अब कायरल और स्टीरियो सेंटर क्या होता है? अगर आप स्टीरियो सेंटर की, तो कायरल तो है यानी कि ऑप्टिकली एक्टिव है। अब स्टीरियो सेंटर या स्टीरियोजेनिक सेंटर क्या होता है? कोई भी दो बॉन्ड की पोजीशन चेंज करने पर अगर आपके पास में दूसरा आइसोमर बन जाता है तो उसे अब दूसरा स्टीरियो आइसोमर बनता है। तो देन दिस टाइप ऑफ द कंपाउंड आर कॉल्ड, दिस टाइप ऑफ द सेंटर आर कॉल्ड स्टीरियो सेंटर या स्टीरियोजेनिक सेंटर। इट मीन्स बाय द एक्सचेंज ऑफ द टू ग्रुप, if the new compound is a stereoisomer, is another stereoisomer, then these type of the compound, these type of the center is called stereogenic center. अब देखो यहाँ पे ये बात करते हैं, ये वाला कंपाउंड है, मैं इसको फिशर प्रोजेक्शन मान के चल रही हूँ, मेरे पास में ये फिशर प्रोजेक्शन है तो मैंने इस तरीके से इसे लिख दिया। ये मेरे पास में है NH2, यहाँ पे मेरे पास में है I, यहाँ पे मेरे पास में Br है और ये OH है। पहले इसका हम RS कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं। तो RS कॉन्फ़िगरेशन में आयोडीन की प्रेफरेंस सबसे ज़्यादा होगी, फिर आपके पास में आएगा ब्रोमीन, फिर आपके पास में OH आएगा और फिर आएगा नाइट्रोजन। जो फोर्थ पोजीशन है वर्टिकल पोजीशन पे, फिशर प्रोजेक्शन है, फोर्थ पोजीशन ऑलरेडी वर्टिकल पोजीशन पे है, तो यानी कि जो आपका लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है वो अवे फ्रॉम द व्यूअर है। अब आप इनकी रोटेशन देखो जब आप रोटेशन देखोगे तो आपका 1 2 3 इस तरीके से आ रहा है, क्लॉकवाइज आ रहा है, यानी कि ये कंपाउंड आपका R है, ये कंपाउंड आपका R हो गया। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे ये जो कंपाउंड है इसमें दो ग्रुप चेंज कर दिए स्टीरियो। हम ये चेक कर रहे हैं कि ये कंपाउंड स्टीरियोजेनिक सेंटर है, मतलब इसके सेंटर में स्टीरियोजेनिक सेंटर है या नहीं है। तो मैंने क्या किया, मैंने इस कंपाउंड में OH यहाँ कर दिया और NH2 यहाँ कर दिया, ठीक है। और ये बस एक ही सेंटर को चेंज करेंगे क्योंकि हम
सेम ग्रुप नहीं बना रहे हैं हम, यहाँ पे ये चेक करें कि ये कंपाउंड आपका स्टीरियोजेनिक सेंटर है या नहीं है। तो मैंने ये 2 ग्रुप एक्सचेंज किए। कौन से 2 ग्रुप एक्सचेंज किए? ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप एक्सचेंज किया। इसको एक्सचेंज करने के बाद में अब जो मेरे पास में नया ग्रुप आया है, अब यहाँ पे प्रायोरिटी 1 ये आपके पास में आएगा, प्रायोरिटी आप दोगे तो ये आएगी 1 2 3 4, ठीक है। अब जो लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है वो टूवर्ड्स द व्यूअर है, यानी कि अब आप कहोगे कि यानी कि ये तो अभी भी आर है, बट एक्चुअली में ये आर नहीं है, क्योंकि आप 1 2 3 इस तरीके से चलोगे और जो लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है वो टूवर्ड्स द व्यूअर है। और अगर वो टूवर्ड्स द व्यूअर होगा तो आपके पास में जो भी कॉन्फ़िगरेशन आता है आप उसका अपोजिट कर देते हो, यानी कि ये कंपाउंड आपके पास में एस कॉन्फ़िगरेशन वाला है। यानी कि किन्हीं 2 ग्रुप को एक्सचेंज करने के बाद में आपको नया स्टीरियो आइसोमर मिल गया। नया स्टीरियो आइसोमर बोल रही हूँ, ध्यान रखना, नया स्टीरियो आइसोमर मिल गया तो ये वाला कंपाउंड आपका स्टीरियोजेनिक सेंटर भी होगा, यानी कि ये आपका कायरल कंपाउंड भी है और ये इसका स्टीरियो सेंटर बोल दो या स्टीरियोजेनिक सेंटर बोल दो, वो आपकी मर्जी है, जो भी आप बोलना चाहते हो, वो स्टीरियोजेनिक सेंटर भी है, ठीक है। अब अगले कंपाउंड की बात करते हैं। ये वाला कंपाउंड, इसमें तो कायरलिटी है ही नहीं, क्योंकि इसमें कोई भी चारों ग्रुप डिफरेंट नहीं है, तो और वैसे भी प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी, इस तरीके से आप करोगे प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई तो अकायरल है, ये कंपाउंड आपका अकायरल है। अब आप कहोगे अकायरल है तो स्टीरियोजेनिक सेंटर का भी कोई मतलब नहीं है। मैंने फिर आपको बोला कंफ्यूजन होता है बच्चों को कायरलिटी और स्टीरियोजेनिक सेंटर में। कायरलिटी डिपेंड करती है कि कंपाउंड में सिमेट्री नहीं है, बट स्टीरियोजेनिक सेंटर डिपेंड करता है कि आपने 2 ग्रुप को चेंज किया और आपको कोई नया स्टीरियो आइसोमर मिल गया। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने इस ग्रुप में ये वाली पोजीशन और ये वाली पोजीशन चेंज करी, तो मुझे जो नया कंपाउंड मिला वो मुझे इस तरीके से मिला, CHBr, और यहाँ पे ये आ गया Br और H। मैंने ये दोनों पोजीशन एक्सचेंज कर दी। तो अगर ये कंपाउंड आपके पास में सिस था तो ये वाला कंपाउंड आपके पास में ट्रांस बन गया। स्टीरियो आइसोमर्स ही तो हैं, ये दोनों एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर्स हैं, यानी कि ये कंपाउंड अकायरल है पर कंपाउंड में स्टीरियो सेंटर प्रेजेंट है। स्टीरियो सेंटर प्रेजेंट है कंपाउंड में, स्टीरियो सेंटर या कंपाउंड स्टीरियोजेनिक है, स्टीरियोजेनिक सेंटर है उसमें। तो जितने भी कायरल कंपाउंड होते हैं दे कंटेन द स्टीरियोजेनिक सेंटर, बट ऑल द स्टीरियोजेनिक सेंटर आर नॉट कायरल। ऑल कायरल कंपाउंड आर द स्टीरियोजेनिक सेंटर, बट ऑल स्टीरियोजेनिक सेंटर आर नॉट कायरल। अब जैसे मैंने ये साइक्लोहेक्सेन की बात करी, तो ये कंपाउंड आपका अकायरल है। कंपाउंड अकायरल क्यों है? क्योंकि कंपाउंड में आपके पास में इस तरीके से प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई, यहाँ से आप कट कर दोगे तो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो गया। बट अगर मैं इसकी किसी एक पोजीशन को चेंज कर दूं, ये मेरे पास में अबव द प्लेन था, ये मेरे पास में बिलो द प्लेन था, कायरल सेंटर है इस तरीके से, ये आपके पास में अबव द प्लेन और ये बिलो द प्लेन आ गया आपके पास में, कायरल सेंटर नहीं है ये। और इस कंपाउंड में आपने क्या किया, ये आपके पास में अब OH ग्रुप हो गया और ये आपके पास में H ग्रुप आ गया, ठीक है। तो ये कंपाउंड में आपके पास में स्टीरियोजेनिक सेंटर है पर कायरल सेंटर नहीं है, कंपाउंड कायरल नहीं है पर स्टीरियोजेनिक सेंटर इसमें प्रेजेंट है। तो आप इस तरीके से इसका सिस और ट्रांस बता सकते हो ना, यानी कि ये दोनों सिस हो गए, ये उसका ट्रांस हो गया। तो इस तरीके से आपके, क्योंकि ये OH ग्रुप और इसमें H और H, यानी कि ये आपके पास में जो कंपाउंड होगा ये सिस कंपाउंड होगा, और यहाँ पे ये जो कंपाउंड है ये आपका ट्रांस कंपाउंड बन गया, क्योंकि अब आपका ये जो H ग्रुप है ये बिलो द प्लेन है। तो इस H के रेस्पेक्ट में और इस H के रेस्पेक्ट में ये सिस कंपाउंड था, और यहाँ पे अब ये ट्रांस कंपाउंड बन गया, पर कंपाउंड अभी भी ऑप्टिकली इनएक्टिव ही है, यानी कि कंपाउंड में कायरल सेंटर नहीं है, कंपाउंड अकायरल है। कंपाउंड अकायरल है पर कंपाउंड में स्टीरियोजेनिक सेंटर है, कंपाउंड कंटेन स्टीरियोजेनिक सेंटर। तो आप इस तरीके से कर सकते हो, अगर आप बार डायग्राम बनाते हो या फिर आप जो इस तरीके से ग्राफ बनाते हो, तो ये आपके पास में स्टीरियोजेनिक सेंटर और इस स्टीरियोजेनिक सेंटर के अंदर कायरल सेंटर, यानी कि ऑल कायरल सेंटर आर द स्टीरियोजेनिक सेंटर बट ऑल स्टीरियोजेनिक सेंटर आर नॉट द कायरल सेंटर। ऐसा है जिसमें हर बच्चे को कन्फ्यूज़न होता है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, तो बहुत ही क्लियर तरीके से समझ लो कि हर कायरल सेंटर स्टीरियोजेनिक सेंटर रखता है, बट हर स्टीरियोजेनिक सेंटर में कायरल सेंटर नहीं होता है। और कायरल सेंटर वर्ड इज़ अ रॉन्ग वर्ड, कायरलिटी वर्ड यूज़ करते हैं। अब हम, क्योंकि इसमें जो जो आपके छोटे छोटे टॉपिक बचे थे वो सारे टॉपिक इस वीडियो में मैं कवर कराना चाहती हूँ, ताकि जो मेंस के एग्ज़ाम हैं, जो आपके TGT के बच्चे हैं या जो PGT के बच्चे हैं, उनके लिए इतना सफिशिएंट होगा। अच्छा, मेरे पास में आप लोगों की सबकी रिक्वेस्ट आ रही है, जो स्टूडेंट्स हैं मेरे,
कि आप मैम पीजीटी का बैच शुरू कर दीजिए या फिर आप सीएसआईआर का बैच शुरू कर दीजिए। बेटा जो मैं वीडियोस अपलोड कर रही हूँ बच्चा, वो वीडियोस इसी तरीके से अपलोड कर रही हूँ कि पहले आप अपना बेसिक ठीक कर लो। मैं कोशिश कर रही हूँ अभी, हाँ मैं रेगुलर क्लासेस नहीं ले पा रही हूँ, बट येस आई एम ट्राइंग। तो उस केस में क्या होगा, आपके पहले टीजी, ये जितना भी है ये आपके टीजीटी पीजीटी सबके लिए काम आएगा। टीजीटी के लिए आपको पता थोड़ा सिंपल होता है, पीजीटी के लिए आपको पूरा ये सारा ही पढ़ना है। अब देखो मैं अलग अलग बैच नहीं, ये आपको भी पता है कि एक ही चीज़ को अलग अलग बैच में पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपको केमिस्ट्री पढ़नी है, हर जगह आपको एक जैसी ही केमिस्ट्री पढ़नी है, बट लेवल अलग अलग है। अगर आप टीजीटी का पढ़ोगे तो थोड़ा बेस में थोड़ा कम पढ़ोगे, पीजीटी के लिए आप एडवांस में पढ़ोगे, सीयूईटी या फिर जैम और उसके लिए और एडवांस में पढ़ोगे। तो अगर आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हो तो ये आपको पूरा यहाँ तक पढ़ना ही होगा। जेई मेंस के बच्चे या टीजीटी के बच्चे, टीजीटी वाले थोड़े कम पढ़ सकते हैं, पीजीटी वाले बच्चे, फिर सीयूईटी वाले बच्चे, या फिर आप जो ग्रेजुएशन के बच्चे हैं, या फिर जो भी आप आईआईटी जैम या इसकी, उसके लिए जो सीएसआईआर की जो आपकी स्टीरियो केमिस्ट्री है, उसके लिए मैं एक अलग पूरी वीडियो डालूंगी कि जिसमें आपका पूरा एडवांस लेवल ले जाऊंगी। यहाँ पे आपका इस क्लास में आपकी पूरी बेसिक स्टीरियो केमिस्ट्री में कंप्लीट करा दूंगी। नेक्स्ट आता है एपीमर। एपीमर आपके पास में कंपाउंड होते हैं, एंड एपीमर इज ए स्टीरियो आइसोमर दैट डिफर फ्रॉम अनदर मॉलिक्यूल एट ओनली वन स्टीरियोजेनिक सेंटर। यानी कि एपीमर आपस में क्या होते हैं, जो केवल एक स्टीरियोजेनिक सेंटर में जो कॉन्फ़िगरेशन है उसमें डिफरेंट होते हैं। जैसे कि ये आपके पास में डी ग्लूकोज है, ये 2 OH ग्रुप लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड पर, फिर लेफ्ट पर और फिर राइट पर ये वाला जो कंपाउंड है 2 OH ग्रुप राइट पर और 2 OH ग्रुप लेफ्ट पर हैं। तो इसमें आपके सारे जो पोजीशन है, देखिए अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये वाली जो दोनों पोजीशन है ये बिल्कुल सेम है, ये वाली पोजीशन बिल्कुल सेम है, ये वाली पोजीशन बिल्कुल सेम है, पर आपका जो मिडिल में ये वाला जो ग्रुप है, केवल एक स्टीरियो सेंटर पे आपका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो डिफरेंट हो जाता है। एक स्टीरियोजेनिक सेंटर पे आपका जो कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट हो जाएगा। तो दीज टाइप ऑफ द कंपाउंड आर नोन एज एपीमर ऑफ ईच अदर। इसे आप एपीमर बोलते हैं। ये आपके एपीमर होंगे, केवल एक स्टीरियोजेनिक सेंटर पे जो आपका कॉन्फ़िगरेशन है वो डिफरेंट होगा। अब कोई एक में भी अगर आपका कॉन्फ़िगरेशन C1 पोजीशन पे डिफरेंट हो जाता है तो उसे हम एनोमर बोल देते हैं। यानी कि द Cl पोजीशन इज कॉल्ड द Cl नहीं, ये C1 पोजीशन होगा। इसे आप बोलेंगे C1, यानी कि मैं इसे यहाँ पे दोबारा लिख रही हूँ, ये आपकी C1 पोजीशन है। यानी कि फर्स्ट कार्बन पे अगर आपके पास में फर्स्ट कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन अलग है तो उसे आप एनोमर्स बोलते हैं। जैसे कि हम ग्लूकोज में पढ़ते हैं तो ग्लूकोज में जब आपके पास में जो ये फर्स्ट कार्बन है एल्डिहाइड वाला, जब मैंने आपको बताया था यहाँ पे जो 5th कार्बन वाला जो OH ग्रुप है ये आपके पास में आ गया CH2OH। जो 5th कार्बन वाला ये वाला जो OH ग्रुप है ये इस पे अटैक करेगा। अब अटैक किस करेगा, अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन अटैक कर सकता है। तो C1 पोजीशन पे आपके पास में जो हेमी एसिटल बनेगा, अगर ये OH ग्रुप बिलो द प्लेन है तो इसे आप अल्फा डी ग्लूकोज कहते हैं, और अगर आपके पास में OH ग्रुप अबव द प्लेन है, C1 कार्बन पे अगर है तो आप इसे एनोमर बोलेंगे। ये आपके पास में एनोमर होंगे, ये आपके पास में एनोमर होंगे। और अगर इसकी आप चेयर फॉर्म बनाएंगे तो जो OH ग्रुप है वो आपकी जो फर्स्ट कार्बन का जो OH ग्रुप है वो एक्सियल पोजीशन पे ज़्यादा स्टेबल होगा। ये CSIR का क्वेश्चन है, IIT जैम और गेट वाले बच्चों के लिए भी, या फिर एडवांस वाले जो बच्चे हैं उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर आपके पास में उसमें ग्लूकोज की चेयर फॉर्म बनाते हैं तो जो फर्स्ट कार्बन पे जो OH ग्रुप है वो एक्सियल पोजीशन पे ज़्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि उसमें एंटी बॉन्डिंग का और लोन पेयर का इंटरेक्शन बनता है जिससे वो स्टेबिलिटी गेन कर लेता है। तो ये क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है। तो पर हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं एनोमर की, तो अगर आपका कॉन्फ़िगरेशन केवल फर्स्ट कार्बन पे डिफरेंस है तो ये आपके पास में अल्फा डी पायरेनोज हो गया या अल्फा डी ग्लूकोज बोल देंगे, और ये आपके पास में बीटा डी ग्लूकोज हो गया। तो ये आपके पास में है अल्फा डी ग्लूकोज। अब अल्फा डी ग्लूकोज, डी ग्लूकोज से मतलब है, अब मैं देखो इसमें पूरा नाम लिख देती हूँ जरा, हमें यहाँ पे अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज ले लेते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास में आ गया, ये जो कंपाउंड है ये आपके पास में आ गया अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज। तो पहली बात, अल्फा जो है वो C1 कार्बन पे OH की पोजीशन बता रहा है, जो D है वो आपके पास में रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन बता रहा है लास्ट कायरल सेंटर का, यानी कि दिस इज द रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लास्ट कायरल सेंटर।
और ये जो आपको पॉजिटिव बता रहा है, जो स्मॉल डी में भी आप इसको लिख सकते हो, ये इसकी ऑप्टिकल रोटेशन बता रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो ऐसा नहीं है कि जो डी होगा वो हमेशा डी होगा, डी माइनस भी हो सकता है, डी पॉजिटिव भी हो सकता है, प्लस ग्लूकोज और प्लस और माइनस भी हो सकता है। तो यहाँ पे अब आपके पास में ये देखो, अगर किसी भी पोजीशन पे डिफरेंस है कॉन्फ़िगरेशन में तो दीज आर एपीमर, अगर C1 कार्बन पे डिफरेंस है तो दीज आर कॉल्ड एनोमर्स, और उसके बाद में अगर आपके पास में लास्ट कायरल सेंटर में जो आपके पास में फंक्शनल ग्रुप है वो लेफ्ट हैंड साइड पर प्रेजेंट है या राइट हैंड साइड पर प्रेजेंट है तो उसे फिर हम डी, कैपिटल डी और कैपिटल एल लिखते हैं, एंड दैट वन इज कॉल्ड रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। तो अगला टॉपिक हमारे पास में यही है, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, डी एंड एल नोटेशन। अब ग्लिसरल्डिहाइड दिया है, फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट दे रखा है हमारे पास में कार्बोहाइड्रेट का, जो कि फर्स्ट कार्बन है। अब इसमें अगर आपका यही एक कायरल सेंटर है, लास्ट कायरल सेंटर, एक ही कायरल सेंटर है, केवल एक कायरल सेंटर है, इस कायरल सेंटर पे अगर OH ग्रुप आपका राइट हैंड साइड पर प्रेजेंट है तो इसे आप डी ग्लूकोज बोलेंगे, और अगर आपका OH ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड पर प्रेजेंट है तो इसे आप एल ग्लूकोज बोलेंगे। तो ये आपके पास में होते हैं रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, जैसे कि अमीनो एसिड्स में होते हैं। अगर आप सबसे बेसिक अमीनो एसिड आप ले लेते हो तो सबसे बेसिक अमीनो एसिड में हमने ले लिया NH2, ये आपके पास में आ गया CH3, ये आपके पास में आ गया H, और यहाँ पे हमारे पास में आ गया COOH। अब इसमें COOH ऊपर लिखती हूँ और CH3 मैं नीचे लिख देती हूँ। तो ये आपके पास में आ गया COOH और ये आ गया आपके पास में CH3। तो अब ये NH2 ग्रुप अगर लेफ्ट हैंड साइड पर प्रेजेंट है तो ये L अमीनो एसिड होगा, और अगर ये राइट हैंड साइड पर प्रेजेंट होगा तो इसे आप डी अमीनो एसिड्स बोलेंगे। तो इस तरीके से आप अमीनो एसिड में ये रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन था, स्पेसिफिक रिलेटिविटी दिखा रहे हैं। दूसरा आपके पास में आता है इरिथ्रो एंड थ्रियो। अगर दोनों सेम ग्रुप एक ही साइड पर हैं, एक ही साइड पर, वो क्लॉकवाइज मतलब वो लेफ्ट हैंड साइड पे भी हो सकते हैं, राइट हैंड साइड पे भी हो सकते हैं, तो आप उसे इरिथ्रो बोलोगे। दोनों OH ग्रुप एक ही साइड पे हैं तो इरिथ्रो बोलोगे, और दोनों जो सेम ग्रुप हैं वो अगर अलग साइड हैं तो उसे आप थ्रियो बोलोगे। जैसे कि मुझे ये कंपाउंड दिया था, ये Br, ये Br, और यहाँ पे मुझे दिया है CH3 और ये CH3। तो इसमें क्योंकि दोनों Br ग्रुप एक ही साइड हैं, एक ही साइड में लेफ्ट हैंड साइड पे भी हो सकते हैं, राइट हैंड साइड पे भी हो सकते हैं, बस आपको ये देखना है कि दोनों एक साथ हैं, तो इसे आप इरिथ्रो करोगे। अब मैंने लर्न कैसे किया हुआ है, ई में सारी साइड एक ही तरफ आ रही हैं तो इसे मैं इरिथ्रो के तरीके से याद कर लेती हूँ। उसके बाद में आप थ्रियो की बात करते हैं तो थ्रियो में ये दोनों अपोजिट साइड पे होंगे। ये हमने जब एल्कीन की एडिशन रिएक्शन करी थी तो वहाँ पे हमने ये थ्रियो और इरिथ्रो पढ़ा था, तो वो थ्रियो और इरिथ्रो यही यहाँ से ही आया था। इसे रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। अगर दोनों सेम फंक्शनल ग्रुप एक ही साइड पे हैं तो उसे इरिथ्रो बोलेंगे, और अगर अपोजिट साइड पे हैं तो उसे आप थ्रियो बोलोगे। ठीक है, ये रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन हो गया। ओके, नेक्स्ट हमारे पास में आता है कायरलिटी ड्यू टू द हेट्रो एटम। अगर आपके पास में कार्बन के अलावा कोई हेट्रो एटम दिया है और उस पर 4 ग्रुप प्रेजेंट हैं और वो चारों ग्रुप डिफरेंट हैं, तो वो कंपाउंड भी कायरल होगा क्या, देखते हैं जरा। फॉर एग्जांपल मुझे दिया है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में मेरे पास में यहाँ पे R1, R2 और R3 हैं। ये तीनों ग्रुप डिफरेंट हैं और एक लोन पेयर है, यानी कि आप कह सकते हो कि चारों ही पोजीशन डिफरेंट है। लोन पेयर को लीस्ट प्रायोरिटी मिलेगी, तो ये चारों ग्रुप डिफरेंट हैं। बट एक्चुअली नाइट्रोजन में जब हमारे पास में चारों ग्रुप डिफरेंट होते हैं तो वो कायरलिटी शो नहीं करता। रीज़न क्या है, रूम टेम्परेचर पे ही ये आपस में कन्वर्ट होते रहते हैं, यानी कि इसमें जो इंटरनल कन्वर्जन है वो जो प्लेनर इमेज के थ्रू बनेगा R1, R2 और R3, ये आपकी इस तरीके से प्लेनर फॉर्म बन के ये इंटर कन्वर्ट हो जाएगा। ये कंपाउंड आपका इस फॉर्म से इस फॉर्म में इंटर कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं तो ज़्यादा अच्छी तरीके से क्लियर होगा। यानी कि अगर मैं N, ये इसका लोन पेयर, ये, और यहाँ पे ये हमारे पास में आएगा R1, R2 और R3, R2 और R3, और ये जो इसकी मिरर इमेज बनेगी वो इस तरीके से रोटेट करने के बाद में बनेगी, जो इसमें प्लेन स्ट्रक्चर बनेगा। तो आप कहोगे कि ये जो दोनों कंपाउंड हैं, क्योंकि ये एक दूसरे की मिरर इमेज हैं, तो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा, बट ऐसा नहीं होता। रूम टेम्परेचर पे ये रिंग इन्वर्जन शो करते हैं, बहुत तेज़ी से एक दूसरे में एक्सचेंज होते रहते हैं, तो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ये कंपाउंड आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, और इस तरीके के कंपाउंड को आप इन्वर्टोमर्स बोलते हैं।
इन्वर्टोमर्स, यानी कि क्योंकि एक दूसरे में इन्वर्ट हो रहे हैं ये, तो ये आपके आ गए इन्वर्टोमर। तो नाइट्रोजन वाले कंपाउंड में इन्वर्जन नहीं होगा अगर आपकी 3 ग्रुप अलग हैं और इस तरीके से लोन पेयर है, तो ये बहुत तेजी से रिंग इन्वर्ट होके रूम टेम्परेचर पे ही ये एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता। बट अगर आपके पास में कोई बड़े एटम वाला कंपाउंड है जिसमें बल्कि ग्रुप लगे हुए हैं, तो ये वाले कंपाउंड आपके कायरलिटी शो करते हैं। जैसे कि अगर आपके पास में फास्फोरस आ गया, फास्फोरस में ये लोन पेयर है और यहाँ पे आपके पास में R1, R2 और R3 है, तो ये कंपाउंड आपका कायरल होगा, ये कंपाउंड आपका कायरल होगा और ऑप्टिकली एक्टिविटी शो करेगा। ऐसे ही आपके पास में सल्फो ऑक्साइड में सल्फर का डबल बॉन्ड यहाँ पे, ये आपके पास में R1 आ गया, ये आपके पास में R2 आ गया और ये आपके पास में लोन पेयर आ गया, तो ये कंपाउंड भी ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा। तो ये हमारे पास में वो कार्बन है, वो कंपाउंड है जिसमें कायरल सेंटर नहीं है, हेट्रो एटम है, तो ये भी कायरलिटी किस तरीके से शो करेंगे। इसके बाद में आता है, अभी तक हम कायरल सेंटर की बात कर रहे थे, तो मैंने कहा था कायरल सेंटर नहीं होता, ओवरऑल आपके पास में कंपाउंड कायरल होता है। जैसे कि अब हमारे पास में आता है कायरल कंपाउंड दैट लैक ऑफ द कायरल सेंटर, यहाँ पे कायरल सेंटर नहीं है तब भी आपका कंपाउंड कायरल है। तो कायरलिटी ओवरऑल पूरे कंपाउंड पे डिपेंड करती है और इसमें हमारे पास में सबसे पहला एग्जाम्पल, जो सबसे पहली फॉर्म आती है वो हमारे पास में होती है एलीन्स। एलीन्स आपके पास में वो कंपाउंड होते हैं जिसमें जो डबल बॉन्ड है, क्यूमुलेटेड डबल बॉन्ड होते हैं। यहाँ पे आपके पास में क्यूमुलेटेड डबल बॉन्ड है। क्यूमुलेटेड डबल बॉन्ड का मतलब होता है कि आपके पास में जो C डबल बॉन्ड C दोनों एडजेसेंट हैं, दोनों एक साथ प्रेजेंट हैं। जो आपके पास में डबल बॉन्ड होते हैं, क्यूमुलेटेड का मतलब होता है आपके पास में जो डबल बॉन्ड है वो बिल्कुल साथ साथ प्रेजेंट हैं। एक आपके पास में होता है आइसोलेटेड डबल बॉन्ड के, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे है, फिर 2-3 के बाद में डबल बॉन्ड है। एक आपके पास में होता है कंजुगेटेड डबल बॉन्ड, यानी कि डाई-ईन आपके पास में अलग अलग तरीके की होती हैं। ये डाई-ईन के लिए है बेसिकली। अब आपको ये कंपाउंड दिया है कुछ इस तरीके का कि हमारे पास में डबल बॉन्ड यहाँ पे है और एक डबल बॉन्ड यहाँ पे है, तो इसे आप आइसोलेटेड डाई-ईन बोलते हैं। ये आपके पास में आइसोलेटेड डाइन आ गई। बट अगर आपको कंपाउंड इस तरीके का दिया है कि जिसमें अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड दी है, इस तरीके से सिंगल डबल, तो इसे आप कंजुगेटेड डाइईन बोलते हैं। ये आपके पास में होगी कंजुगेटेड डाइईन। बट अगर आपके पास में डबल बॉन्ड इस तरीके से दिया हो कि बिल्कुल साथ साथ कार्बन पे डबल बॉन्ड है, तो इसे आप क्यूमुलेटेड डाइईन बोलते हैं। तो एलीन जो हमारे पास में होती हैं, एलीन्स जो हमारे पास में आती हैं, वो एलीन्स क्यूमुलेटेड डाइईन्स का फॉर्म है। अब ये कंपाउंड कायरल कैसे हैं, क्योंकि कायरल सेंटर तो है नहीं, चारों ग्रुप अलग अलग नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर आपको पता है कि जब भी डबल बॉन्ड होगा तो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन होगा, यानी कि ये वाला कार्बन आपका sp2 हाइब्रिडाइज है और ये वाला कार्बन भी आपका sp2 हाइब्रिडाइज है और ये कार्बन आपका sp है। ठीक है। अब कार्बन जो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है वो प्लेनर कंपाउंड है, वो इस तरीके से है, वो इस तरीके से जुड़ा हुआ है। तो यानी कि ये वाला कंपाउंड, एक कार्बन इस तरीके से जुड़ा हुआ है तो दूसरा कार्बन जो आपके पास में जुड़ा होगा वो इस तरीके से जुड़ा होगा। तो आप कायरलिटी इस तरीके से देख सकते हो, यानी कि अगर मैं इस पेन को यहाँ रख दूं तो आपके पास में जो दोनों कंपाउंड होंगे वो इस तरीके से अटैच होंगे। तो इस वाले कार्बन के जो 2 कार्बन हैं वो यहाँ पे प्लेन पे होंगे और ये वाले जो 2 कार्बन हैं ये अबव द प्लेन। अगर मैं इसे प्लेन मान रही हूँ, अगर आप इसे प्लेन मान रहे हैं तो आपके दोनों कार्बन इस प्लेन पे होंगे और एक कार्बन टुवर्ड्स द व्यूअर और एक कार्बन अवे फ्रॉम द व्यूअर होगा। अगर आप इसे प्लेन मान रहे हो, आप मेरे इस हैंड को प्लेन मान रहे हो, तो ये वाले जो 2 कार्बन आएंगे ये अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन आएंगे। अब इस कंपाउंड में आपके पास में कायरल एक्सिस आ जाती है, इसमें आपके पास में कायरल एक्सिस है, क्योंकि अगर आप इस कंपाउंड को यूं बीच में से काटने की कोशिश करोगे तो ये वाले जो दोनों ग्रुप हैं अगर वो डिफरेंट ग्रुप हैं तो वो एक दूसरे की मिरर इमेजेस नहीं बनाएंगे। तो इस केस में जो हमारे पास में कायरलिटी आती है वो कायरल एक्सिस की वजह से आती है, उसे आप कायरल एक्सिस बोलते हैं, यानी कि कायरल सेंटर नहीं होगा वो हमारे पास में, वहाँ पे हमारे पास में कायरल एक्सिस होगी। ये पूरी एक्सिस ही कायरल हो जाती है, तो इसे हम कायरल एक्सिस बोलते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास में कंडीशन क्या है कि हमारा कंपाउंड कायरल कब हो सकता है। सबसे पहली बात, अगर आप कायरलिटी के लिए एलीन्स में कंडीशंस फॉर कायरलिटी, कंडीशन फॉर कायरलिटी इन एलीन्स में, स्पायरो कंपाउंड में या बाइफिनाइल्स तो फिर हमारे पास में अलग आएगा। तो एलीन्स या स्पायरो कंपाउंड में कंडीशंस क्या होती है, सबके पास सबसे पहले जो आपके पास में टोटल डबल बॉन्ड है वो आपके पास में डबल बॉन्ड इवन होने चाहिए।
यानी कि ये आपके पास में आएगा नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। तो जो आपके पास में नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है वो इवन होने चाहिए, क्योंकि एक आपका ऐसे और दूसरा आपका तभी आ पाएगा। तो ये आपके पास में इवन होने चाहिए, ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन, कार्बन के साथ में जो दो ग्रुप अटैच हैं वो दोनों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास में यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है, और यहाँ पे ये आपके पास में ए हो गया और ये बी हो गया, ये बी हो गया। तो ए और बी आपस में सेम नहीं होने चाहिए। तो आपके पास में उस केस में जो आपके पास में कंपाउंड होगा वो कायरल कंपाउंड होगा, कायरल एलीन होगा। जैसे कि इस केस में देखूं मैं, यहाँ पे मेरे पास में ये क्लोरीन है और ये क्लोरीन है, ये दोनों सेम है। अगर मैं इस कंपाउंड को ऐसे कट कर दूं, आप ये देख रहे हो, इस प्लेन से लेके ऐसे कट कर दूं, तो ये वाले जो दोनों एक दूसरे के हैं ये एक दूसरे की मिरर इमेजेस बनेंगे जो सेम ग्रुप हैं। तो इस केस में जो आपके पास में कंपाउंड होगा वो अकायरल हो जाएगा। इसमें चारों ग्रुप ही सेम है, ये भी कंपाउंड आपका अकायरल है, ये आपके पास में अकायरल है। अब इस कंपाउंड में देखो, यहाँ पे ये क्लोरीन और हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोरीन है। अगर मैं इसे यहाँ से कट करती हूँ तो मिरर इमेज नहीं बनेगी ये, और अगर मैं इसको ऐसे कट करती हूँ तब भी मिरर इमेज नहीं बनेगी हाइड्रोजन और क्लोरीन। यानी कि ये कंपाउंड आपके पास में कायरल है, ये एलीन आपके पास में कायरल एलीन है। ये आपके पास में स्पायरो कंपाउंड है, यहाँ पे कनेक्टेड है, तो इसमें एक रिंग इस तरीके से होगी और दूसरी रिंग इस तरीके से होगी। तो ये वाला कंपाउंड भी आपके पास में कायरल एक्सिस की फॉर्म में आता है। कंडीशन यहाँ पे भी सेम यही है, दोनों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। तो ये आपके पास में कायरल होगा, ये भी आपके पास में कायरल होगा, क्योंकि CH3 और H दोनों ग्रुप डिफरेंट हैं और दो रिंग हैं, दो रिंग होनी चाहिए। सेम वही बात है कि आपके पास में जो n नंबर ऑफ रिंग्स हैं वो इवन होनी चाहिए। अब आप कहोगे कि ऑड होगा तो क्या हो जाएगा? फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास में जो रिंग है वो जो रिंग है या डबल बॉन्ड जो है वो ऑड में हो गए, तो C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, यानी कि ये हुआ किस तरीके से। अब यहाँ पे ध्यान दो, ये प्लेन ऐसे था, दूसरा प्लेन ऐसे था, और जो तीसरा प्लेन आएगा फिर वो तीसरा प्लेन इसके आगे ऐसे आ जाएगा। तो यहाँ पे अब आपके कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई है, और प्लेन ऑफ सिमेट्री आते ही कंपाउंड आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। यानी कि अगर आपके पास में n ऑड है तो आपका कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, वो आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा पर स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो करेगा। स्टीरियो आइसोमेरिज्म कैसे शो करेगा? स्टीरियो आइसोमेरिज्म जैसे कि आपके पास में एल्कीन में आती है, यानी कि अगर यहाँ पे आपने H लगाया और यहाँ पे CH3 लगाया और यहाँ पे आपने H लगाया और यहाँ पे CH3 लगाया। अब देखो, आपने मैंने अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन नहीं दिखाया, क्योंकि कंपाउंड में प्लेनरिटी आ गई है, कंपाउंड प्लेन हो गया है, तो ये सेम प्लेन पे है। तो इस केस में ये आपके पास में कंपाउंड सिस बनेगा, यानी कि जैसे ही आपके पास में n ऑड आ जाएगा तो कंपाउंड में आपके पास में सिस और ट्रांस हो जाएगा। और अगर आपके पास में n की वैल्यू इवन है तो उस केस में आपके पास में कायरलिटी एक्सिस आएगी, तब आप R और S निकालते हो, अदरवाइज आप सिस और ट्रांस निकालते हो या E एंड Z निकालते हैं। तो यानी कि इस केस में आपका जो कंपाउंड है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, ये आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बना रहा है। तो ये एक फॉर्म हो गई। दूसरी आती है एट्रोप आइसोमेरिज्म, यानी कि उस केस में आपके पास में आइसोमेरिज्म ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। आपके पास में बाइफिनाइल्स हैं, दो रिंग हैं, वो इस तरीके से कनेक्टेड हैं, ये दोनों रिंग ये सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड हैं इस तरीके से। अब इन दोनों रिंग की अगर ऑर्थो पोजीशन पे कोई भी स्मॉल ग्रुप प्रेजेंट है, स्मॉल ग्रुप फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, तो ये रिंग रोटेट होती रहती हैं, इनके बीच में सिंगल एक्सिस है, इस तरीके से है, यानी कि ये रिंग है और ये रिंग है, तो ये रिंग रोटेट होती रहेंगे इस तरीके से। बट अगर इसकी दोनों ऑर्थो पोजीशन पे कोई बल्की ग्रुप आ गया, हाइड्रोजन नहीं है, फ्लोरीन नहीं है, कोई स्मॉल ग्रुप, मतलब कोई भी स्मॉल ग्रुप नहीं है, बल्की ग्रुप आ गया। बल्की ग्रुप फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे आपने लगा दिया क्लोरीन, यहाँ पे आपने लगा दिया COOH ग्रुप, और यहाँ पे आपके पास में हो गया COOH ग्रुप, और यहाँ पे आपके पास में हो गया क्लोरीन, यानी कि जो A और B कनेक्टेड थे वो डिफरेंट थे। अब जो रिंग होंगी वो लॉक हो जाएंगी, क्योंकि दोनों की ऑर्थो पोजीशन पे बल्की ग्रुप हैं तो वो रोटेट नहीं हो पाएंगी, वो दोनों एक दूसरे में चेंज नहीं हो पाएंगी। और जैसे ही ये लॉक हो गई तो फिर आपके पास में वही कंपाउंड में सिमेट्री खत्म हो जाएगी, तो कंपाउंड आपका ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। तो इस तरीके के कंपाउंड को आप बाइफिनाइल्स है, पर कंडीशन वही है कि A और B, जो यहाँ पे ये जो दो ग्रुप कनेक्टेड हैं A और B, वो सेम नहीं होने चाहिए। दूसरी चीज A एंड B शुड बी बल्की ग्रुप,
तो अगर आपको स्मॉल ग्रुप दिए हैं, जैसे हाइड्रोजन दिया है, फ्लोरीन दिए हैं, इस तरीके से दिए हैं, तो उस केस में फिर वो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, क्योंकि छोटा ग्रुप होगा तो फिर आपका रिस्ट्रिक्शन नहीं हो सकती, फिर वो रोटेट कर सकता है, इस तरीके से रोटेट हो जाएगा। और रूम टेम्परेचर पे अगर वो इस तरीके से आ गया तो प्लेनरिटी आ गई, पर अगर वो इस तरीके से प्रेजेंट है तो आपका कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा। इसे हम बोलते हैं एट्रोप आइसोमेरिज्म। इसके अलावा अब जो आपके पास में आइसोमेरिज्म, जो हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म कराएंगे, वो एडवांस लेवल की होगी, एडवांस लेवल CSIR, गेट, जेम, इसके लिए होगी। तो वो एक वीडियो में उसमें सारे क्वेश्चन लेके हम डिस्कस कर लेंगे। बाकी आपका JEE एडवांस लेवल, नीट लेवल, TGT, PGT, इनके लिए जितनी भी स्टीरियो आइसोमेरिज्म थी वो यहाँ तक के लिए थी। इनकी जितनी भी PDF हैं, जो अभी तक मैंने जितनी भी आइसोमेरिज्म की PDF कराई हैं, वो सारी मैं इस वीडियो में अपलोड कर दूंगी। आप डाउनलोड कर लेना, क्वेश्चंस कर लेना। साथ के साथ वीडियो देखने के बाद में स्वाइप करने की बजाय उसे लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे और थोड़ा कमेंट कर देंगे, तो मुझे पता चलेगा कि हाँ भाई कैसे कराना है, क्या इम्प्रूवमेंट कराना है। क्योंकि जब तक आपके कमेंट नहीं आएंगे तब तक आई कांट नो दैट के आपके दिमाग में क्या चल रहा है। ओके, सो जस्ट प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, सो दैट कि हम इस तरीके की वीडियो, मैं इस तरीके की वीडियो और लाऊं और आपको जितना भी इंपॉर्टेंट पोर्शन केमिस्ट्री का है वो सारा कवर करा दें। टिल देन मेहनत करते रहिए, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलेगा, ट्रिक से कुछ नहीं होगा। ट्रिक तब तक काम करती है जब आपको कॉन्सेप्ट आते हों। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं आते और ट्रिक रट के बैठे हैं तो एग्जाम क्लियर करना बहुत मुश्किल है। मुझे नहीं पता कि कैसे ऐसे लोग बाग कह देते हैं कि ट्रिक कर लो और क्वेश्चन हो जाएगा। जब तक कि कॉन्सेप्ट नहीं है, अगर आप किसी अच्छे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी आप अच्छे हायर लेवल की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप ट्रिक तभी अप्लाई करना जब आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से आता हो। तो आप फिर अपनी ट्रिक बना लोगे, आपको दूसरों की ट्रिक पे रिलाय करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी ही ट्रिक बनाओगे और अपने ही अकॉर्डिंग उसे याद करोगे। ओके, थैंक यू, बाय।